तो बोर्ड मीटिंग जब होती थी बॉम्बे के अंदर तो मैं ट्राइडेंट ओबराय के अंदर ही ठहरता था। 8 साढ़े 8 होटल पहुंच के मैं अपने रूम में ही खाना मंगा लेता था और अपना बोर्ड एजेंडा पढ़ता रहता था कि उस दिन हमने प्रोग्राम बनाया आज रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। 9:30 बजे लॉबी में मिलते हैं और विल गो टू कंधार रेस्टोरेंट। जब मैं लिफ्ट में था तो फायरवर्क्स की आवाज़ें आ रही थी, धमाकों की आवाज़ें आ रही थी। तो मैंने सोचा इंडिया जीत गई है, लोग बाहर सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन जब मैं नीचे आया, लिफ्ट से बाहर निकला तो मैं बड़ा अचंभित हो गया कि थोड़ी देर पहले 10 मिनट पहले बड़ी रौनक थी, चहल पहल थी और अचानक क्या हो गया। तभी मेरी बैक पॉकेट की साइड से मेरे को कोई चीज़ आगे लगी, बड़ी चुभन हुई, जलन हुई, 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ। और जब मैंने देखा, टच किया अपनी बैक साइड को, मेरे हाथ दोनों ब्लड से भर गए और मेरे को बोला कि सर टेररिस्ट अटैक है, आप ठीक हो? तो मैं समझ गया कि मेरे को जो चीज़ लगी है वो गोलियां लगी हैं। और शोर मच रहा था, ताज ओबराय, ताज ओबराय, ताज ओबराय। जो भी एम्बुलेंस आ रही थी, कोई टैक्सी आ रही थी, अंदर इंजर्ड लोग निकल रहे थे। कोई ताज होटल से था, कोई ओबराय होटल से था। मेरे को बाद में उन्होंने बताया कि कम से कम 100-150 लोग थे। जो पहला लॉट ओबराय होटल के अंदर बचा, मेरे फ़ोन अलर्ट कॉल की वजह से बचा। आज मेरे साथ जो शख्स हैं, मिस्टर CM पुरी, फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इनकी कहानी मैं कुछ नहीं बताऊंगा, ये अपना परिचय खुद ही देंगे। ये 26/11 के अटैक में थे और इनके साथ क्या हुआ ये इनसे ही जानते हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू अनमोल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है आपके से मिलके। मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है कि आप मेरे साथ बैठे हैं और मैं तो आपकी कहानी जानता हूँ, लेकिन जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको एक बार आप बताएं कि उस दिन हुआ क्या था आपके साथ। अनमोल जी, मैं बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ा हूँ, रिटायर्ड बैंकर हूँ। 1987 से मैं बॉम्बे जा रहा हूँ। बॉम्बे मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन है। 1987 से? 1987 से। और मैं हर साल मेरे कम से कम 2 चक्कर बॉम्बे लगते थे। इतना फ्रिक्वेंटली मतलब आप जाते थे उस टाइम पे? फ्रीक्वेंटली जाता था और मेरे को बॉम्बे बहुत अच्छा लगता था। शाम को हमारी शाम जो है नारीवन पॉइंट के ऊपर या गेट वे ऑफ इंडिया बीतती थी। जी जी जी। अपने दोस्तों के साथ अरे, बैंक की मीटिंग के लिए जाते थे हम। 2003 में मैं बैंक का डायरेक्टर बना, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मैं डायरेक्टर बना। तो बोर्ड मीटिंग जब होती थी बॉम्बे के अंदर तो मैं ट्राइडेंट ओबराय के अंदर ही ठहरता था। अच्छा। पिछले 20 सालों से मैं लगभग अपना बॉम्बे जा रहा हूँ। इतना खुला माहौल, वहाँ का जो वातावरण है, बड़ा मेरे को प्यारा लगता था। जी जी। लेकिन दुर्भाग्यवश 26/11/2008 में 27 को हमारी बोर्ड मीटिंग थी और 26 को मैं ट्राइडेंट ओबराय में मैंने चेक इन किया। नॉर्मली मैं उसी होटल में ठहरता था। ओके। मैंने ताज में भी ठहर के देखा और भी एक आध होटल में चेंज करके देखा, लेकिन मेरे को मज़ा नहीं आया। जो मज़ा वहाँ था फील फ्री करता था। आपको फ्रेंडली फील होता था वहाँ पे? हाँ, फ्रेंड। क्योंकि दूसरा है कि बीच में एक रोड थी, एक तरफ मेरा बैंक था, एक तरफ होटल था, बीच में रोड थी। ओके। तो बड़ा कन्वीनियंट था मेरे को कि बस होटल से निकले, बैंक चले गए, काम करके वापस आ गए। होटल का लेआउट भी बड़ा फ्रेंडली टाइप का था। मतलब आपको अंदर से भाता था वो होटल कि हाँ, मतलब जब भी जाऊँ यहीं रुकूं? जी जी जी। मैं और मेरे कोई दोस्त वहीं ठहरते थे। अच्छा। 27 तारीख की बोर्ड मीटिंग के लिए भी मैं वहीं गया। मैंने 26 तारीख रात को, नॉर्मली मेरी आदत है जब मैं बोर्ड मीटिंग जाता था, मैं शाम को 5 बजे की फ़्लाइट दिल्ली से पकड़ता था, 7 बजे बॉम्बे पहुंच जाता था। वहाँ से अपना बैंक की गाड़ी आती थी जी। और मैं लगभग 8-8:15 के करीब होटल पहुंच जाता था। ये सेम हुआ 26 तारीख को? और 26 तारीख को भी यही हुआ। मैं दिल्ली से 5 बजे की फ़्लाइट से मैंने पकड़ी, 7 बजे एयरपोर्ट उतरा। सब कुछ नॉर्मल था, सब कोई कुछ ऐसी कोई बात नहीं थी। सारा रास्ता भी बहुत अपना, कोई ऐसे मतलब कोई किसी किस्म की कोई फीलिंग नहीं थी। अच्छा। जब मैं 8-8:15 के करीब होटल पहुंचा और मैंने अपना चेक इन किया, तो होटल में चेक इन करने के बाद मेरे एक दो डायरेक्टर दोस्त थे, वो भी वहीं ठहरे थे। अच्छा। तो हम लॉबी में आधा पौना घंटा बैठे। आपको कोई फेवरेट रूम होता था? जैसे आप बता रहे हैं कि आप उसी होटल में जाते थे, तो आपको कोई फेवरेट रूम था वहाँ पे? नहीं, फेवरेट रूम नहीं, सारे रूम। मैं सी फेसिंग पसंद करता था। अच्छा, सी फेसिंग। और जो होटल के अंदर जो रूम्स की लोकेशन थी, एक मेरा बैंक फेसिंग था, एक सी फेसिंग था। ओके। तो आई यूज्ड टू स्टे इन सी फेसिंग रूम्स। ओके। क्योंकि शाम को वहाँ जो नाइट लाइफ है बॉम्बे की डिफरेंट है। तो रात को अपना खिड़की से आप यू कैन एंजॉय द नाइट लाइफ। बिल्कुल।
और नारीमन पॉइंट एक बड़ी इम्पोर्टेंट प्लेस थी जहाँ पे लोग रात को 12-1 बजे तक लोग बैठे रहते थे, एंजॉय करते रहते थे। बिल्कुल। तो हम 9 बजे तक नीचे अपना लॉबी के अंदर बैठे रहे अपने फ्रेंड्स के साथ, तीनों गपशप मारते रहे। तो देन वी डिसाइडेड कि चलो खाना इकट्ठे खाएंगे। नॉर्मली मैं खाना रेस्टोरेंट में नहीं खाता था। 8-8:30 होटल पहुंच के मैं अपने रूम में ही खाना मंगा लेता था और अपना बोर्ड एजेंडा पढ़ता रहता था। ओके। उस दिन हमने प्रोग्राम बनाया आज रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। तो हमने कहा कि चलो 9:30 बजे लॉबी में मिलते हैं, फ्रेश होकर दोबारा आते हैं, 9:30 बजे लॉबी में मिलते हैं और विल गो टू कंधार रेस्टोरेंट। कंधार जो इंडियन मुगलाई रेस्टोरेंट है। ओके। तो एज पर डिसीजन 9:30 के करीब मैं नीचे लॉबी में आया। हम तीनों दोस्त मिले तो हमने बातचीत की और अपने कंधार रेस्टोरेंट की तरफ चल पड़े। जी। जो लोकेशन है ट्राइडेंट ओबराय की लोकेशन ऐसे, यहाँ से एंट्री है, ग्राउंड फ्लोर है। ओके। यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के आपको पल्ली विंग में जाना पड़ता है जहाँ पे कंधार रेस्टोरेंट है, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। ओके। तो जब जा रहे थे मेरे फ्रेंड ने कुछ मेरे से पेपर मांगे थे। अच्छा। तो उन्होंने पूछा पेपर लाए हो? रेस्टोरेंट जाते हुए? रेस्टोरेंट जाते थे। मैंने कहा लाया हूँ, लेकिन रूम में रह गए। तो आप एक काम करो, आप वहाँ जाके टेबल बुक करो, मैं पेपर लेके आपको वहीं ज्वाइन करता हूँ। कितने दोस्त थे आप? 3 दोस्त थे आप? 3 थे हम। ओके। मेरा रूम नंबर भी 2008 था, 20th फ्लोर के ऊपर। और मैं वापस अपने रूम में गया, मैंने यहाँ से पेपर उठाए, टीवी ऑन था, इंडिया इंग्लैंड का मैच चल रहा था, लास्ट ओवर था और इंडिया मैच जीत गई। अच्छा। ये मान लो नीचे ऊपर 5-10 मिनट का समय लगा मेरे को वापस आने में। जी। जब मैं लिफ्ट में था तो फायरवर्क्स की आवाज़ें आ रही थी, बम धमाकों की आवाज़ें आ रही थी। तो मैंने सोचा इंडिया जीत गई, शायद लोग बाहर सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन जब मैं नीचे आया, लिफ्ट से बाहर निकला, तो मैं बड़ा अचंभित हो गया कि थोड़ी देर पहले, 10 मिनट पहले बड़ी वहाँ रौनक थी, चहल पहल थी, और अचानक क्या हो गया। लेकिन 5 स्टार होटल के अंदर ये डिनर टाइम था, ये नॉर्मल होता है, कई बार लाइट कम डिम हो जाती है। तो मैंने भी उसको उसी में लिया, इग्नोर किया और मैं अपने रेस्टोरेंट की तरफ चल पड़ा। जी। तभी कुछ साए करके मेरे कान के पास से कोई चीज़ निकली। मैं समझ नहीं पाया क्या निकला, मैंने उसको ध्यान नहीं दिया। तभी मेरी बैक साइड से, बैक पॉकेट की साइड से मेरे को कोई चीज़ आगे लगी, बड़ी चुभन हुई, जलन हुई, 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ। मैं समझ नहीं पाया क्या लगा मेरे को, क्या हुआ। मैंने पीछे मुड़ के देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। कोई शेडोज़ मैंने कोई देखी बेल डेस्क की तरफ से, लेकिन मैंने उसका भी अपना ध्यान नहीं दिया। और जब मैंने देखा, टच किया अपनी बैक साइड को, तो वह मैंने देखा ब्लड था, मेरे हाथ दोनों ब्लड से भर गए। और जब नीचे देखा तो मेरे नीचे फर्श के ऊपर ही ब्लड था, मेरी पैंट भी ब्लड से काफ़ी गीली हो चुकी थी, शर्ट पे भी ब्लड था। और मैं घबरा गया, मैंने कहा पता नहीं क्या लगा मेरे को, लेट मी गो टू रूम, इसको देखूँ क्या हुआ, जी। चोट लगी, क्या चीज़ लगी मेरे को। मैं लिफ्ट की ओर मुड़ा, लिफ्ट की ओर जब मुड़ा तो मैं जो लॉबी के क्षेत्र से थोड़ा पीछे हट गया, क्योंकि लिफ्ट साइड पे थी। तो वहाँ से अपना वहाँ उधर जब लिफ्ट की तरफ गया, मैंने लिफ्ट का बटन दबाया, तभी मैंने देखा लेफ़्ट साइड पे एक हाउस कीपिंग डोर था, वहाँ से कोई लोग झाँक रहे थे, उन्होंने मेरे को इशारा किया। अच्छा। गॉड ब्लेस, मैं पता नहीं क्या हुआ, मैं बजाय लिफ्ट में घुसने के मैं उस तरफ चला गया, उन्होंने अंदर खींच लिया और मेरे को बोला कि सर टेररिस्ट अटैक है, आप ठीक हो? तो मैं समझ गया कि मेरे को जो चीज़ लगी है वो गोलियां लगी हैं। तो मैंने कहा मैं ठीक नहीं हूँ। लेकिन जैसे ही उन्होंने बताया टेररिस्ट अटैक, मेरा एकदम दिमाग घूम गया, मैं अपनी चोट भूल गया, अपनी ब्लीडिंग भूल गया। मेरा फ़ौरन अपने दोस्तों का ध्यान आया कि जो लोग मेरे वहाँ वेट कर रहे हैं, जो डिनर पे आके वेट कर रहे हैं, उनका क्या, हाँ, वेदर दे नो और नॉट, वेदर दे आर सेफ और नॉट। मैंने इमीडिएटली फ़ोन घुमाया, मैंने उनसे पूछा कहाँ हो, कल आपकी वेट कर रहे हैं। मैंने बोला नहीं भागो, वेरी वेट मत करो, होटल पे टेररिस्ट अटैक है, और भी लोग बैठे हैं, उनको भी बचाओ, उनको भी बोलो भागने के लिए, अपनी जान बचाओ, मेरे को गोलियां लग चुकी हैं, आई एम इंजर्ड, यू प्लीज़ रन। मैं उस थोड़ी देर समय के लिए भूल गया कि मेरे को चोट लगी है, गोलियां लगी, मेरी ब्लीडिंग हो रही है। मैं अपना हालांकि थोड़ी अर्धचेतना की अवस्था के अंदर भी जा रहा था, आंखें मेरी बंद हो रही थी, लेकिन ब्लीडिंग की वजह से वीकनेस काफ़ी आ रही थी, खड़े होना ही पॉसिबल नहीं हो रहा था। लेकिन मेरा ध्यान
उधर मैंने सबसे पहले माइंड में उनके बारे में सोचा कि मेरे तो लग गई लेकिन मेरे दोस्त सेफ हो जाएं। वो सेफ हो जाएं और अन्य लोग जो लोग वहाँ बैठे हैं जी जी। उन तक भी मैसेज पहुँच जाए, वो भी सेफ हो जाए। कितने लोग थे वहाँ पे उस समय जहाँ पे आपके दोस्त थे? मेरे को बाद में उन्होंने बताया कि कम से कम 100-150 लोग थे। जो पहला लॉट ओबराय होटल के अंदर बचा वो मेरे फ़ोन अलर्ट कॉल की वजह से बचा। मेरे दोस्त भी बचे और वो भी बचे। और उसके बाद मैंने स्टाफ से पानी मांगा क्योंकि आई वाज लिटिल बिट सिंकिंग। मैंने उनसे पानी मांगा, पानी उन्होंने दिया। पानी पिलाने के बाद दे डिसाइडेड टू टेक मी टू हॉस्पिटल। आपको कितनी गोलियां लगी थी? मेरे को 3 गोलियां लगी। कहाँ कहाँ पे सर? मेरे को एक तो पेट पे लगी और 2 गोलियां मेरे को थाइस पे लगी, मिडिल साइड की थाइस के अंदर लगी। ओके। ग्रॉइन एरिया के अंदर। कौन सी गन से चली थी ये गोलियां? इट वाज AK-47। आपको क्या फील हुआ जब आपको पता चला कि आपको गोलियां लगी हैं? चूँकि कभी सोचा नहीं था कि 5 स्टार होटल के अंदर अटैक हो सकते हैं, तो दहशत नहीं हुई। आई केप्ट माई कॉन्शियस अलाइव। मेरे को दहशत नहीं, इसलिए घबराहट नहीं हुई। लेकिन ईश्वर से यही शक्ति मांगता रहा कि थोड़ा ठीक अपने आप को संभालने की शक्ति मांगता रहा और अपने को संभालता रहा। माइंड में क्या चल रहा था उस समय जब आपने अपने दोस्तों को बता दिया, वो लोग वहाँ से निकल गए, आपने इन्फॉर्म कर दिया, उसके बाद फिर आप थोड़े कॉन्शियसनेस में जा रहे थे क्योंकि आपको 3 गोलियां लगी थी और जिस पॉइंट से बता रहे हैं वहाँ पे मतलब एक सीवियर इंजर्ड हुए थे आप? जी जी। उस समय एक तरफ बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया होगा आई गेस, क्योंकि जो आप बता रहे हैं मतलब 3 गोलियों से मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है और AK-47 की गोलियाँ बता रहे हैं। जी जी। उस समय माइंड में क्या चल रहा था आपके? माइंड में 2-3 थॉट चल रहे थे। एक थॉट तो ये चल रहा था कि मैंने मैसेज तो कन्वे कर दिया, वेदर दे आर एबल टू कम आउट और नॉट जानकारी नहीं थी मेरे को, लेकिन उनकी वेल विशिंग, उनकी चिंता थी मेरे को। दूसरा मैसेज ये था कि मैं यहाँ ओबराय होटल के अंदर टेररिस्ट अटैक के अंदर इंजर्ड हो गया हूँ। व्हाट अबाउट माई फैमिली? उनको तो नहीं पता मैं यहाँ से मेरे साथ हादसा हो गया। तो मैंने सोचा कि मैं कैसे उनको कन्वे करूं, उन तक मैसेज चला जाए। बाद में कल जो होगा देखी जाएगी। कल का सूरज देखेंगे नहीं देखेंगे, कल की बात कल देखेंगे। आज तभी उनको कम से कम इन्फॉर्म कर दो ताकि फैमिली परेशान ना हो। तो मैंने एक तो अपने फ्रेंड को फ़ोन किया चेन्नई में, वेंकटचलम उनका नाम है। वो सारे बैंकों तभी जब आप सर्विस एरिया में थे? जी जी। तो वो कोऑर्डिनेटर है सभी बैंकों के, उनको मैंने बताया कि ऐसे हादसा हो गया, काइंडली टेक केयर। अब देख लेना जो भी कल आपको देखना हो, बॉम्बे में अंदर जो हेल्प पहुंचानी हो करनी हो देख लेना। मतलब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हट रहे, चाहे बैंक हो, चाहे फैमिली हो, चाहे फ्रेंड्स हो। आपने हर एक को इन्फॉर्म किया, चाहे आप कितने भी पेन में थे, लेकिन आप कॉन्शियस भी थे, लेकिन आप अपने सेंसेस में थे। ठीक, हाँ जी जी। नहीं, आई वाज स्ट्रेंथनिंग माई सेल्फ, अपने आप को समझा रहे थे कि ये काम करने हैं। फिर मैंने अपने बेटे को, सौरभ को फ़ोन किया, क्योंकि परिवार है, पता नहीं इनको पता है नहीं है, न्यूज़ अभी मार्केट में आई है नहीं आई है, तो इनको भी एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन हो जाए। तो मेरा बेटा थोड़ा स्ट्रांग है जी। इसको मैंने बताया कि ऐसे ऐसे होटल में टेररिस्ट अटैक हो गया, मेरे को गोलियां लग गई, आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल, लेकिन पैनिक मत होना, घबरा, मैं ठीक हूँ। ये कब की बात? ये वहीं रूम की बात है? सर्विस एरिया से होटल स्टाफ ने मेरे को हॉस्पिटल ले जाने के लिए पिछले बैक डोर से, कोई सीक्रेट डोर था, वहाँ से बाहर ले गए। बाहर कोई टैक्सी अवेलेबल नहीं थी, सब लोग, दहशत थी, लोग भाग गए। तभी लकीली भगवान की दया से कोई टैक्सी एक आप मिल गई, मेरे को उन्होंने टैक्सी में डाला और हॉस्पिटल की तरफ ले चले। जब हॉस्पिटल जा रहा था मैं रास्ते में, कौन सा हॉस्पिटल गए थे आप? बॉम्बे हॉस्पिटल। बॉम्बे हॉस्पिटल। आई वाज नॉट नोइंग द नेम वेयर दे आर टेकिंग टू मी। ओके। लेकिन जब हॉस्पिटल के ले जा रहे थे, मैं धीरे धीरे ऐसा हल्का गोइंग ऑन सिंकिंग, तब इतना करते करते मैं तब तक हॉस्पिटल पहुंच गया। जब हॉस्पिटल पहुंचा तो मेरे को लगा कि कोई बहुत भारी हादसा हुआ है, क्योंकि वहाँ 100-1 लोग खड़े थे और शोर मच रहा था, ताज ओबराय, ताज ओबराय, ताज ओबराय। जो भी एम्बुलेंस आ रही थी, कोई टैक्सी आ रही थी, अंदर इंजर्ड लोग निकल रहे थे, कोई ताज होटल से था, कोई ओबराय होटल से था। मैं उस टाइम तो थोड़ा अपनी कॉन्शियस लूज़ करता जा रहा था। मेरे को कुछ लोगों ने टैक्सी से निकाला, स्ट्रेचर पे डाला और वो एमरजेंसी के अंदर भागते हुए अंदर ले गए। और वहाँ पे जाके मेरे को आई वाज लकी कि मेरे को डॉक्टर्स की इमीडिएट अटेंशन मिल गई। इमीडिएट डॉक्टर्स की टीम वहाँ पे भागा दौड़ी, खूब मजे हल्ला मचा रहा था, टोटल कॉस इन द हॉस्पिटल। बिल्कुल।
क्योंकि हर 1 मिनट के बाद कोई ना कोई इंजर्ड आ रहा था या कोई बॉडी आ रही थी। अच्छा। और ऐसे माहौल के अंदर, लेकिन मेरे को फर्स्ट जाते ही थोड़ी मेडिकल एड मिली। मेरी लेफ़्ट जो लेग थी उसकी स्वेलिंग हो चुकी थी, उठाई नहीं जा रही थी। आई वॉज नॉट एबल टू रेज माई लेग। तो उन्होंने मेरे को उस टाइम से उन्होंने डॉक्टर्स ने कहा ठीक है, इनको एक्सरे वगैरह करने के लिए बोला। उसके बाद मैं बेहोश हो गया, मेरे को नहीं मालूम। जब होश आया तो मेरे कान में डॉक्टर की आवाज़ आ रही थी, ब्लड निकाल दी है, वुंड को अच्छी तरह साफ कर दी, क्लीन कर दिया है, स्टिचेस लगा दिए हैं। तो ये मेरे आवाज़ मेरे कानों में आ रही, बट आई वॉज अनएबल टू स्पीक, अनएबल टू, मे बी क्लोरोफॉर्म का असर था कि वीकनेस थी, सब कुछ था। तो मेरे को मुंह से कुछ निकलने लगे, मेरे कान में रिपीट हो रहा था कि हाँ जी कर दिया, हाँ जी कर दिया, हाँ जी कर दिया, ऐसी आवाज़ें सुनाई देती रही। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मेरे को आईसीयू में उन्होंने शिफ्ट किया। 10 बजे करीब मेरा बेटा और मेरे ब्रदर लॉ हरीश, अच्छा, ये रात की फ़्लाइट पकड़ के बॉम्बे पहुंच गए। आई वॉज नॉट अवेयर, लेकिन इनको मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया था। इन्होंने मेरे फ्रेंड को कांटेक्ट किया। उस बेचारे ने कैसे छुपते छुपाते, क्योंकि माहौल ख़राब था बॉम्बे का, बहुत बुरा हाल था। तो कर्फ्यू लगा हुआ था उस समय तो। हाँ, मेरे को तो मालूम नहीं था, लेकिन जो हॉस्पिटल का स्टाफ था उन्होंने बताया जी बाहर बहुत बुरी हालत है, पूरा बॉम्बे के लिए मतलब दहशत का माहौल है और काफ़ी नुकसान हुआ है, बड़े इनोसेंट लोगों की जानें गई हैं, बहुत लोग मारे गए हैं। इट वॉज ए वेरी बिटर एंड बैड एक्सपीरियंस जी। और मन में ये रहा कि देखो जो बेचारे बच गए वो तो ठीक है, जो नहीं बच पाए उनकी फैमिलीज़ का क्या। तो फिर आपका बेटा आप तक कैसे पहुंचा? फ्रेंड ने इनको अपनी गाड़ी से छुपते छुपाते करके होटल पहुंचाया इन्होंने और हॉस्पिटल पहुंचाया। ओके। फिर मेरे को बाद में पता लगा कि जिस होटल में इन्होंने स्टे किया था उसके अंदर भी कोई आतंकी का खबर फैली, वहाँ से उन्होंने पुलिस ने खाली करवा लिया, जहाँ पे आपका बेटा रुका था। जी। और इनको फिर मेरे हॉस्पिटल के अंदर ही वहीं शिफ्ट कर दिया, ये मेरे साथ वहीं रहे हॉस्पिटल के अंदर। आप कितने दिन रहे हॉस्पिटल? मैं लगभग 12 दिन रहा। तो मेरे को बाद में जो फ्रेंड मेरे बच्चे उन्होंने उनका मैसेज मिला मेरे को, वो दे आर सेफ़। और वो मेरे को खुश जान के ये भी बड़ी खुशी हुई कि मेरी अलर्ट कॉल की वजह से 150-200 लोग और भी जो लॉबी के अंदर होटल के अंदर मौजूद थे, जिनको भागने का मौका मिल पाया अलर्ट कॉल, दे आर ऑल्सो सर्वाइव्ड। सो इट इज़ ए वेरी ग्रेट रिलीफ टू मी। एक कॉल ने 200 लोगों की जान बचाई सर, कम से कम। ये मेरे मन में ये रहा कि भगवान ने ऐसा सबब बनाया, मैं अपनी जान भी बचा पाया, आई कुड सर्वाइव ऑल्सो। और मेरे को भगवान ने माध्यम चुना उन लोगों को भी जिनको मैं जानता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर, उन सब का ही कहीं ना कहीं प्रेज होंगी। श्योर। जो आपको इतने मतलब डिज़ास्टर ही कहूँगा मैं इस चीज़ को, इससे इतना उभारा है। और आज आप भी बैठे हैं, मेरे सामने बैठे हैं और बिल्कुल तंदुरुस्त बैठे हैं इस एज में भी। जब आपकी एज क्या थी सर उस टाइम पे? I was 57 years old. 57। उस टाइम पे भी सर now I'm 73 नाउ। और उस टाइम पे भी सर रिकवरी करना, मतलब अगर हम एक सीनियर सिटीजन की एज माने तो उसमें रिकवरी करना बहुत मुश्किल होता है। देखिए डॉक्टर का कहना था कि जो चोट लगी, जहाँ पे गोलियां लगी हैं, इट वाज जस्ट वेरी नियर टू द वाइटल पार्ट्स। इसमें जो फेटेलिटी है, सर्वाइवल जो रेट है हार्डली 10%, 90% यहाँ पे फेटल है, ये सर्वाइव नहीं करता। तो इट वाज गॉड ब्लेसिंग, ईश्वर की कोई ब्लेसिंग थी जिसकी वजह से आई केम इन द लिस्ट ऑफ 10%, अदरवाइज 90% तो नो चांस। बिल्कुल। जो अभी आपने पीछे बताया कि आपने सुना जब आपकी ये गोलियां निकाल दी हैं आपकी बॉडी में से, जो आपको 3 गोलियां लगी थी, तो आपने मतलब कभी देखी, मतलब ऐसे डॉक्टर्स मोस्टली दिखाते हैं पेशेंट को या पेशेंट की फैमिली को कि ये गोलियां निकली हैं? नहीं, उन्होंने एक्सरे दिखाई मेरे को। अच्छा। टू अवॉइड ट्रॉमा, क्योंकि वो एक बड़ा जो है हादसा था, इतना स्फीयर इफेक्ट था उस चीज़ों का, इतना स्फीयर इफेक्ट था उसको हर के माइंड को, इंक्लूडिंग डॉक्टर्स। कल को साइकोलॉजिकली मेरे को ये ना हो। उन्होंने एक्सरे तो दिखाई कि आपके एक्सरे में ये बुलेट है, ये हमने निकाल दी है, दे डिडंट शो मी। बिल्कुल सर, मतलब मैं तो सुन के, मतलब आपने तो वो चीज़ फेस करी है, मैं सुन रहा हूँ तो मेरे अंदर से तो गूस बम्स आ ही रहे हो। मतलब मुझे सुन के ऐसा लग रहा है कि मतलब जिस हालत में आप थे वो मतलब एक वॉरियर ही मैं कहूँगा कि जो इस चीज़ को सहन कर सकता है, और इतना जब भी सहन करते हुए सबके बारे में सोच सकता है कि मेरे दोस्त भी बच जाए, मेरी फैमिली भी बच जाए,
जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मैं बैंक का डायरेक्टर हूँ, तो वहाँ पे भी आप सुबह देख लेना जी जो होगा, लेकिन मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया कि मैं ठीक नहीं हूँ अभी। सर मतलब ये तो मतलब आई एम स्पीचलेस ना हो कि इसके लिए मेरे पास कुछ कहने को ही नहीं है। डॉक्टर्स ने और क्या कहा आपको? डॉक्टर्स ने एक तो मेरे को कहा कि आपने कोई अच्छे कर्म करे हैं इस जन्म में या पिछले जन्म में, आई डोंट नो, जिसकी वजह से आप बचे। सेकंड उन्होंने कहा कि आप जिस बड़े हादसे से गुजरे हो, जब आपको रियलिटी पता लगी कि आपको गोलियां कहाँ लगी, उसका क्या इफेक्ट है, तो यू मे बी फेसिंग ट्रॉमा, यू मे बी फेसिंग ट्रॉमा। अभी आप कुछ समय के लिए बॉम्बे अवॉइड करो, यू डोंट कम टू बॉम्बे। लेकिन मैंने सोचा कि ठीक है, डॉक्टर की एडवाइस ठीक है कि साइकोलॉजिकली दे वर करेक्ट टू से ऑल दिस थिंग्स। एनी नॉर्मल मैन विल नॉट गो डू फॉलो द एडवाइस, बट आई वांटेड टू कम आउट ऑफ द फियर। मेरे दिमाग में ट्रॉमा फियर रहे क्यों? तो जब 3 महीने के बाद जब मैं ठीक हुआ, मैं अगली बोर्ड मीटिंग के लिए बॉम्बे फिर उसी होटल में जाके ठहरा, उस फियर को भगाने के लिए, उसको अपने मन से हटाने के लिए। हाँ, ये ज़रूर फ़र्क रहा कि जब मैं होटल के अंदर स्टे किया, मैंने रात को लाइट जला के सोया, लाइट बंद करके नहीं सोया। ये फ़र्क आया पहले से और अब में। लेकिन मैं हर बोर्ड मीटिंग के लिए उसी होटल में जाके दोबारा ठहरा। जब वहाँ दोबारा गए तो आपको मतलब पहले लगता था कि यार यहाँ पे इतना सब कुछ हुआ है, और अंदर से फील होता था कि मेरे साथ भी यहीं पे इतना सब कुछ हुआ है? जी जी। क्या लगता था जब आप गए 3 महीने बाद, तो क्या फील हुआ आपको सबसे पहले जब आप घुसे अंदर? सारी यादें सारी रिवाइव हो गई, सारी यादें सारी। वो किस पॉइंट पे था, खड़ा था मैं, कहाँ गोलियां लगी मेरे को, कहाँ इंसिडेंट हुआ, तमाम सारी चीज़ें लाइव नज़र आई वहाँ पे। और आज 16 साल हो गए इस बात को। हर साल नवंबर के दिन महीने में जब भी ये 26/11 आती है, पूरी सारी रील, फिल्म की रील की तरह सारा माइंड के अंदर घूमता है, सारा पूरा दृश्य घूमता है। बड़ी तकलीफ़ होती है कि ऐसे ऐसे और सैकड़ों इनोसेंट लोग मारे गए जिनका कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल। ऐसे इनोसेंट लोग जिन्होंने अपनी जान दी, उनके परिवारों का क्या हुआ? मरने वाले बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी। व्हाट अबाउट दोज फैमिलीज? जब भी सोचता हूँ तो मन में पीड़ा होती है, बड़ा दुख होता है, बड़ा दर्द होता है। जिन्होंने अपनों को खोया वही जानते हैं उसकी कीमत। बिल्कुल। मेरी फैमिली में मेरे अपने ब्रदर इन लॉ, वो भी टेररिज्म के विक्टिम बने दिल्ली के अंदर, जब खालिस्तान मूवमेंट चल रहा था पंजाब के अंदर। तो मेरी फैमिली के 12 लोग मरे थे 1987 में। बारह लोग। बर्थडे पार्टी थी, तो सब अपने बर्थडे पार्टी फंक्शन चल रहा था क्रिकेट क्लास के अंदर। उन्होंने अंदाज़ों टाटा फायरिंग करी। फैमिली के अंदर एक इंसिडेंट है। तो कहने वाला कि निर्दोष मरे, उनका कोई लेना नहीं देना नहीं, आपकी मूवमेंट से, आपकी पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन मेरी आज इस गवर्नमेंट से अपील रहेगी, तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। आज एक नई सरकार है, एक नया भारत है, कि 26/11 को आतंकवाद मुक्त भारत बनाने का संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाए। ये भी एक श्रद्धांजलि होगी उन लोगों के प्रति जो सर्वाइव कर गए, वो भी, और जो बेचारे सर्वाइव नहीं कर पाए उनके प्रति भी एक ट्रिब्यूट होगा। तो गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि इसको आतंकवाद मुक्त भारत संकल्प का बनाने का संकल्प जो है उस दिवस के रूप में मनाया जाए। मतलब हम लोग तो इतना सिर्फ बात कर रहे हैं इस बारे में, लेकिन वही बात मैं दोबारा रिपीट करूँगा, मतलब जिन लोगों ने खोया है वो जानते हैं क्या खोया है। हमने फेस किया फैमिली में। अनमोल जी, टेररिज्म का दर्द जो है मेरे से ज़्यादा कौन बेहतर जान सकता है, क्योंकि मेरी फैमिली ने फेस किया है।
और उस जख्म से बड़ी मुश्किल से उभर के निकले थे। और आज मैं मानता हूँ कि जिन लोगों के टेररिज्म के अंदर जिन्होंने जान खोई, निर्दोष लोगों की जब डेथ हुई, उनकी फैमिलीज़ के बारे में सोच के मेरे को अपने पुराने दुख और पीड़ा याद आ जाती है जो हम लोगों ने किसी टाइम पे फेस किया था। लेकिन यह है कि ज़िंदगी का नाम चलना है, अपने जज्बातों से उठ के ऊपर उठ के हमें अपने दिन आगे बढ़ना है, और यही समय की पुकार है। लाइफ इज़ ए चैलेंज, लेकिन उस चैलेंज को हमें उनसे निबड़ते हुए आगे बढ़ते जाना है। यही जीने का ढंग है, ये जीने का रास्ता है। बिल्कुल सर, मतलब आपके जज्बे को तो मतलब एक अलग ही सल्यूट है मेरा और यूथ का जो देख भी रहा है अभी। थोड़ा सा आज की लाइफ के बारे में आते हैं। मतलब ये बहुत ज़्यादा, मतलब जो आपने फेस किया उसका तो कोई कंपैरिजन कर ही नहीं सकता सर। हम समझ सकते हैं, हम फील कर सकते हैं, लेकिन जो सहा है वो आपने ही सहा है, या उस निर्दोष ने सहा है जिसके साथ वो हुआ है। मोल जी, चोट लगने के बाद 3-4 महीने लगे रिकवर करने में जी। इन बिटवीन मैं आर्मी हॉस्पिटल गया। वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट हैं बुलेट इंजरी के, मैं वहाँ गया। मैंने वहाँ उनको कंसल्ट किया, उन्होंने मेरी इंजरी देखी। उन्होंने देखने के बाद कहा कि जब जहाँ जिस एरिया से बुलेट निकल जाती है वहाँ के टिश्यू सेल सब बर्न हो जाते हैं, दोबारा नहीं आते। तो उन्होंने मेरे को सलाह दी कि एक आपको रेगुलर वॉक करते रहिए, आप वॉक मत छोड़ना। अगर आपने वॉक छोड़ दी तो आप पैरालिटिक हो जाएंगे, आप बेड पे हो जाएंगे, पैरालिसिस आपको हो जाएगा। तो आप यू कीप वॉकिंग। तो उनकी मैंने बात को मानते हुए आई कीप वॉकिंग, आई डू योगा, डू एक्सरसाइज। क्योंकि चोट ऐसी है, और सर्दियों में ये चोट जो जहाँ तकलीफ चोट है बड़ी पीड़ा कारक होती है। आई हैव टू लिव विद पेन। मैं पेन के साथ ज़िंदगी जी रहा हूँ। आगे पीछे बेरेबल है, सर्दियों में बेर अनबेरेबल होती है, बट आई हैव टू एक्सेप्ट। जो भगवान ने लाइफ दे दी वो उसको एक्सेप्ट करके चलना है। दैट इज़ दी हाउ आई लिव। आई डू योगा, आई डू एक्सरसाइज, प्रे गॉड। उसकी ब्लेसिंग्स के लिए प्रे करते हैं, ब्लेसिंग मिलती रहती है। और क्या करते हैं आप अपने फ्री टाइम में, क्या करते हैं आजकल? फ्री टाइम में फ्रेंड्स के साथ गपशप मार ली, अच्छा, थोड़ा ट्रैवल कर लिया। अभी भी तो शॉर्ट ट्रैवल ही करता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं करता। लेकिन अपने फ्रेंड्स हैं, कुछ लिमिटेड फ्रेंड्स हैं जिनके साथ अपना गॉसिप कर ली, बातचीत कर ली। कोई बैंक की प्रोग्रेस के बारे में कुछ डिस्कस कर लिया। बहुत सारे लोग टेलीफोन करके एडवाइस भी लेते हैं, उनको एडवाइस कर दी। क्या गॉसिप करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ आप? क्या गॉसिप करते हैं? एनी टॉपिक, जैसे एक छोटा सा कुछ भी। मोस्टली बैंकिंग। अच्छा, मोस्टली बैंकिंग। जोक वगैरह नहीं करते आप लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर? जोक्स वगैरह तो चलते ही हैं। कितने दोस्त हैं आप? बेस्ट फ्रेंड कितने हैं टोटल? आई गॉट वेरी फ्यू फ्रेंड्स। अच्छा, जो क्लोज है, जिनके साथ आप यू आर फ्री। कितने हैं? 3-4 लोग। 3-4 लोग हैं। उनके साथ फुल मस्ती चलती है आपकी? हाँ, चलता है। कभी सोचा नहीं आपने कि उनके साथ कोई ट्रिप करना चाहिए इस एज में? नहीं, इस एज के अंदर 70 क्रॉस करने के बाद बहुत सारी लिमिटेशंस हो जाती हैं, और मेरी जो इंजरी है इट इज़ ऑल्सो पुट मनी लिमिटेशंस ऑन माई ट्रैवलिंग। आई ट्राई टू बी हैप्पी, कीप माई सेल्फ हैप्पी एंड कीप हैप्पीनेस अराउंड माई चिल्ड्रन ऑल्सो। बिल्कुल सर, मतलब इस एज में भी आगे सर, मतलब जब से हम बात कर रहे हैं आपका मोटिवेशन देख के मैं इम्प्रेस्ड हूँ। और मैं तो बहुत छोटा हूँ आपसे, लेकिन जो आपकी एज के लोग भी जो अभी जुड़े हुए होंगे हमारे साथ, वो मैं उन्हें कहूँ चाहूँगा कि उन्हें भी इतना मोटिवेट रहना चाहिए अपने आप से कि एज चाहे जितनी हो जाए लेकिन मुझे अपनी वॉक करनी है। डॉक्टर ने मुझे कहा कि अगर मैं नहीं करूँगा तो मेरे साथ ये हो जाएगा, लेकिन आज के टाइम में लोग ऐसे हो गए कि ये डॉक्टर ने तो बोला है, क्या होगा नहीं करेंगे तो। ये डॉक्टर ने मेरे को 7 साल का टाइम दिया था वॉकिंग के साथ, बट टुडे इट इज 16 ईयर्स आई एम वॉकिंग। जाते जाते सर यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप प्लीज़? मैसेज यही देना चाहता हूँ, समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है और हमें समाज को उसी रूप में अच्छा लौटाना चाहिए। किसी भी सिचुएशन में घबराना नहीं चाहिए। लाइफ इज़ ए चैलेंज। इस चैलेंज को फेस करके आगे बढ़ना,
यही ज़िंदगी का असूल है, यही ज़िंदगी का नियम है, यही ज़िंदगी का सार है। इसलिए जो है, नेवर लूज़ योर होप, नेवर गेट स्टक इन एनी सिचुएशन, ट्राई टू कम आउट ऑफ इट। बिल्कुल। प्रॉब्लम्स तो बहुत है हमारे जहान में, चाहिए सोल्यूशन। वी शुड, व्हाट इज द सोल्यूशन, वी शुड वर्क ऑन दैट। थैंक यू सर इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए और मोटिवेशन से हम सबको भर देने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू अनमोल जी, थैंक यू वेरी मच। और कहीं ना कहीं जो आज हमने बातें करी, आप लोग हमसे जुड़े, और मेरे ख्याल से जो लोग अभी तक जुड़े हैं उन्होंने फील भी किया होगा कि हमने किस बारे में बातें करी है। जो एक दर्द होता है ना, एक जो इन चीज़ों से निकला होता है, वो वही समझ सकता है जिसके साथ हुआ है, या वो समझ सकता है जो कहीं ना कहीं इस समय दर्द में है किसी चीज़ को लेके। लेकिन दर्द को एक ही चीज़ हराती है, वो है मोटिवेशन। तो अपने आप को मोटिवेट रखिए और आगे बढ़ते रहिए और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करिए। एक टाइम था, उन्हें छोड़ दीजिए, नया टाइम आएगा, उस पर फोकस करिए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।